केमिकल काइनेटिक्स क्या है? क्लास एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है आप लोगों के केमिकल रिएक्शन के रेट से, कि एक रिएक्शन कितने स्पीड से होगी, स्लो होगी, फास्ट होगी, रिएक्शन को फास्ट कैसे कर सकते हैं, रिएक्शन को स्लो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल ये ब्रांच है, बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख लिया है इसकी हेल्प से। जिसका मैं एग्जांपल दूँ तो रेडीमेड फूड आ चुके हैं आप लोगों के पास मार्केट में, कि हम फूड का स्पॉयल होने का रिएक्शन काफ़ी स्लो कर दिया हमने। मतलब वो रेडीमेड पैकेट के पीछे एक्सपायरी डेट होती है, तो पर अब उसी खाने को घर में इमेजिन करो तो घर में तो यार नेक्स्ट डे क्या, मतलब अभी इतनी गर्मी है तो अगर फ्रिज में रखना बोलोगे तो शायद 2 से 3 घंटे में ही आपका जो खाना है वो स्पॉयल हो सकता है। पर मार्केट में ये प्रेजर्वेटिव हालांकि हार्मफुल है, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि रिएक्शन को हम लोगों ने स्लो करा काफ़ी। ब्लड बैंक्स बन गए, ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, हम प्रिजर्व कर रहे हैं सीड को, हम प्रिजर्व कर रहे हैं पॉलन ग्रेन को, स्पर्म्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इतने सारे बड़े लेवल पे जो चीज़ें बनी हैं, तो समहाउ वी कंट्रोल्ड द रिएक्शन को कहीं पर हम तेजी से भी करना जाने हैं, हमने कहीं पर रिएक्शंस को फास्ट भी करी है। इफ आई टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है पहले से, अब पहले जो टीवी होता था ना बहुत पुराना, अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट की बात करूँ तो टीवी जब शुरू होता था तो उसमें ना कहीं आपने देखा वो व्हाइट और ब्लैक कलर की डॉट 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 वाली स्क्रीन आती थी। कभी पुरानी स्क्रीन अगर किसी को याद हो तो, और ना वो सेट होने में पुराने टीवी में ना ऐसे गोल बटन होते थे, ऐसे घुमा घुमा के जिस पर कनेक्शन सही बैठता था ना, फिर स्क्रीन आती थी। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होती गई, रिएक्शंस फास्ट होती गई, सिग्नल कैचिंग पावर इतनी अच्छी बढ़ गई है। अभी डिश एंटीनास टाइम खत्म हो गया उनका, डिश एंटीना का टाइम खत्म हुआ तो अब आपके घरों में मतलब जैसे हम बोले तो जैसे स्मार्ट टीवी आ चुके हैं, और जो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, घर में हमारे भी लगी फायर स्टिक लगी हुई है ना, फायर स्टिक भी अब पुरानी हो गई है, अब तो सीधा स्मार्ट टीवी आ गया, तो सब कुछ उसी में। तो टेक्नोलॉजी ना हो चेंजेस, बिकॉज हम रिएक्शंस को फास्ट करने लग गए, हम चीज़ों को जानने अभी लग गए। इफ आई टॉक अबाउट डायमंड, क्यों कहा जाता है डायमंड इज फॉरएवर, ऐसा क्यों कहा जाता है? डायमंड इज फॉरएवर ऐसा क्यों बोला जाता है? हीरा है सदा के लिए, सोना है सदा के लिए क्यों नहीं बोलते? Why there is a reason behind that? क्या? अच्छा ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी आज, ये तुम्हें सर्च करके आना है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्यों ये कहा जाता है डायमंड इज फॉरएवर। मैं बता दूंगी तो हर चीज़ स्पून फीडिंग होगी तुम्हारे। सर्च करके आना है इस लाइन का मीनिंग क्या है, व्हाई डायमंड इज फॉरएवर। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन के रेट को। चैप्टर में साफ शब्दों में बोलूँ तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स करते हैं और उनके फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ छोटी मोटी डेरिवेशंस है वो, यू विल बी हैविंग द चैप्टर इन योर हैंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ईजी था, कोई टफ चैप्टर नहीं गया अगर हमने देखा हो तो। दिस चैप्टर इज अगेन एन ईजी चैप्टर, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे हाथ में होंगे, बट तुम्हें पढ़ना, हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्लास अगली क्लास से लिंक है। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ेंगे हम, उसके अलावा हम लोग डेरिवेशंस पढ़ेंगे, तो पुरानी चीज़ें लिंक करेंगे न्यू चीज़ों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। क्लास रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ R, यहाँ से P, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर लिख सकते हो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम। मतलब एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट कम हुआ या फिर प्रोडक्ट कितना बड़ा, किसी एक के कंपैरिजन में आप हमेशा रेट को लिखेंगे। या तो आप देखो, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हैं, एंड इफ आई आस्क कि कितना खाना आपने खाया, तो या तो खाना खाया वो बताओगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4 चपातीज दी खाने के लिए एग्जाम्पल, तो मैंने बोला आपने कितना खाया है,
तो या तो आप खाई हुई काउंटिंग बताओगे या बची हुई काउंटिंग बताओगे, है ना, कि अभी मतलब मम्मी तो नहीं बोलूँगी, अभी एक बची है, you will have to say that एक बची है चपाती, you will say that ना, ऐसा एक बची है मतलब 3 खा ली आपने ना, तो तब भी पता चल गया कि तुम्हारा प्रोग्रेस क्या चल रहा है रिएक्शन का, 3 खा ली तो भी पता चल रहा है कि हाँ एक बची है। तो या तो इधर से बात को पकड़ूं या उधर से बात को, या तो मैं रिएक्टेंट से बात को कहूँ या मैं प्रोडक्ट से बात को कहूँ। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये इतना खत्म हो गया, पता चल जाएगा रिएक्शन इतनी हुई है, या फिर ये इतना बन गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट 0 था अगर वो 50% बन गया, जो प्रोडक्ट शुरू में 0 था अगर वो 50% बन गया, तो यानी रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट होगी, 50% कंप्लीट होगी। अगर जो रिएक्टेंट शुरू में 100% था अब 50% बचा है, दैट मींस रिएक्शन 50% हुई। तो रिएक्शन को हम लोग उसके स्पीड को, उसके रेट को डिफाइन कर सकते हैं रिएक्टेंट के थ्रू भी और प्रोडक्ट के थ्रू भी। ये क्या हमें काम आएगा, बिल्कुल काम नहीं आने वाला, ये सिर्फ आपकी बेसिक्स चल रहे हैं अभी, नोट करिए, पॉज करना बेटा। मैं एक रिएक्शन का एग्जांपल देके आप लोगों को रेट को दोबारा से समझाती हूँ, देखो ध्यान से। N2 plus 3H2 gives 2NH3। मुझे इस रिएक्शन का रेट लिखना है क्लास। मैं इस रिएक्शन के रेट को 3 तरीके से लिख सकती हूँ। आई कैन राइट डाउन बाय 3 ways। वो 3 ways क्या है, जितने रिएक्टेंट और जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ना पूरी रिएक्शन में, आप उन सब के थ्रू रेट को लिख सकते हो इंडिविजुअली। तो मैं N2 के रिस्पेक्ट में भी रेट को लिखना जानती हूँ, मैं H2 के और NH3। अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे, ध्यान से देखिए। आप लिख सकेंगे dN2 अपॉन में dt, या फिर डेल N2 अपॉन में डेल T, एक ही बात है, पर लगाना जरूरी है माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि ये जो स्पीशीज है N2 ये रिएक्टेंट है और ये हमेशा कम हो रही है, डिक्रीज की तरफ जा रही है। सो माइनस इंडिकेट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और व्हाट डज द डी इंडिकेट, मैथ्स पढ़कर आए और अभी अभी डेरिवेटिव्स शुरू हुए, तो डेरिवेटिव्स में तुम्हें सिखाया था, तुम्हें मैथ्स में इंट्रोडक्शन दी थी मैंने, कि डेरिवेटिव्स एक ऐसी ब्रांच है जो हमें चेंज को डील करना सिखाती है। हम एक फंक्शन में चेंज देखते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वो मैथ्स था। हम बायो वालों को देखो दिमाग कैसे घूम गया, फंक्शन में चेंज किसी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं कि N2 की कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को मैंने शुरू किया था 3 बजे और मैं 5 बजे इस रिएक्शन को देखने वापस से आ गई कि क्या हुआ। तो मैंने देखा 2 घंटे के बाद, तो मैं किसी को, जब किसी पर्सन को ये बात भी बताऊंगी तो मैं उस बच्चे को ये समझाऊंगी, टीचर, बच्चा है मेरा कोई फ्रेंड, तो मैं उसको ये बोलूंगी कि मैंने ना 2 घंटे के बाद देखा तो नाइट्रोजन इतना था। मैंने पूरी कहानी को टाइम के रिस्पेक्ट में डील किया, क्योंकि मैं रिएक्शन के रेट को और किसी रिस्पेक्ट में नहीं बता सकती। हमेशा रिएक्शन के रेट को हम टाइम से डील करते हैं कि इतने टाइम में इतना चेंज आ गया, इसलिए नीचे dt, चेंज इन टाइम। पहले टाइम था 3, अब हो गया 5। चेंज इन टाइम कितना आवर्स का आया, 5 - 3 2 आवर्स, ठीक। और कंसंट्रेशन N2 की मान लो पहले 100% रही और उसके बाद मान लो 70% रह गई, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना परसेंटेज आया, 30। और वो 30 को हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि वो -30 का मतलब है कि वो 30 डिक्रीज में गया, इंक्रीज नहीं है। That 30% of the reactant amount is going to be decrease. अगर वो 30% बढ़ा होता, वो प्रोडक्ट का होता, तो I should apply the positive sign there, ठीक है। अभी इसके अलावा मैं रेट को और कैसे लिख सकती हूँ, ध्यान देना सभी। इसको लिखेंगे DH2 अपॉन में dt। ये H2 के साथ ना ऐसे वाले ब्रैकेट बनाओ और N2 के साथ भी ऐसे वाले ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का मतलब पता है ना, what do you mean by concentration? क्योंकि ये H2 है तो मुझे माइनस लगाना है। एक और चीज, यहां पर आगे नंबर लिखा है, the number we call it stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient को हमेशा ऐसे अपॉन में लिख देते हैं। अब यहाँ तो कोई था नहीं तो मैंने लिखा नहीं। अब इधर आ जाओ, NH3, इसको कैसे लिखोगे रेट इसका, 1/2 dNH3 अपॉन में dt। प्लीज कोई भी साइन मैंने मेंशन नहीं किया, तो ये प्रूव हो गया कि यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की और जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज में नहीं इंक्रीज में जा रही है। तो अब मैं तुम्हें कोई भी रिएक्शन दे दूं, तुम सबका रेट लिख सकते हो, ठीक है। पॉज करो, ये नोट करो। तुम लोग क्या मतलब समझते हो एवरेज और इंस्टेंटेनियस से? अचानक होता है इंस्टेंटेनियस, इंटेस्टाइन किसी गिवन टाइम पे पूछा जाए, किसी से शॉर्ट टेबल।
इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर टाइम। अचानक तो इंसिडेंट अचानक के लिए सडनली होता है, और इंसिडेंटली बोलते हैं हम लोग, मतलब इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज़ नहीं करते। और एवरेज, मैं एग्जांपल देती हूँ। आप यहाँ से जा रहे हैं घूमने के लिए कहीं पे, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग गोवा, और मैंने आपको बार बार कॉल करना है, ठीक है, और मैं बार बार कॉल करके आपसे आपकी स्पीड पूछ रही हूँ कि आपकी कितने स्पीड पे चल रही है, फॉर सेफर कंसर्न ना, क्योंकि पता नहीं कैसे जा रहे हैं कैसे आ रहे हैं, गोवा की बात है तो वैसे भी पता नहीं होता। तो अगर मैं बार बार आपसे आपकी जर्नी के बीच में कॉल करके स्पीड पूछ रही हूँ, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट अगर जब आप गोवा पहुंच गए तो मैंने बोला पूरा डिस्टेंस टोटल आपने कितना कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, उसको डिवाइड करो, वो आपकी एवरेज स्पीड रहेगी। तो एवरेज स्पीड एक पूरी जर्नी की होती है। ताजमहल बना रहे साथ में, कंस्ट्रक्शन बढ़िया हो रही है तो आवाज में एंजॉय करें। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है पर्टिकुलर पॉइंट की। ऐसे रिएक्शन के साथ है, पूरी रिएक्शन खत्म होने के बाद अगर हम देखें कि रिएक्शन की स्पीड क्या थी, दैट वाज एन एवरेज स्पीड। और अगर हम बीच बीच में आके चेक करते रहे, जैसे मैगी बनने के टाइम पे हम इंस्टेंटेनियस चेकिंग करते हैं, मैगी बन रही हो, आप कुछ बना रहे हो, घर में केक बन रहा हो, पिज्जा बन रहा हो, मतलब आपका सबर का इम्तिहान, और घिया बन रही हो ना वही घर में, तो ऐसी एवरेज चेकिंग होगी। रात तक का पता ही नहीं है वो बनी हुई थी, खाया नहीं किसी ने, प्रेशर कुकर के पास भी नहीं जाएंगे। वही अगर पुलाव बन रहा है, तुमने कुछ अपना बनाया, तो आपको तो वो कंट्रोल नहीं होता ना, बीच बीच में प्रेशर चेक करने जाते हो। तो ऐसे अगर एक रिएक्शन को पॉज करना, एक बार चाहते हैं अभी थोड़ी देर में, तो पूरी रिएक्शन खत्म होने के बाद अगर रेट को चेक करते हैं तो एवरेज, और अगर बीच बीच में चेक करते रहते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट। अब हमें पढ़ना है फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेट को अफेक्ट करें। तो हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट फैक्टर है, बोर्ड पे देखो, लिखवाएंगे बाद में, जरा पहले एक बार आपको फर्स्ट फैक्टर समझा दें। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तुमसे पूछ रही हूं मैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जितना ज्यादा मैं बढ़ाऊं तो रेट बढ़ेगा क्या, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। सोच लो क्यों, एग्जाम्पल दो, मुझसे भी तो एग्जाम्पल मांगते हो। हवा में बात नहीं, तुम खुद सोचो, तुम रिएक्टेंट ज्यादा कर रहे हो, मतलब ज्यादा, एक एग्जाम्पल, बिरयानी बना रहे हो, बहुत सारी बिरयानी बना रहे हो और बहुत थोड़ी सी बिरयानी बना रहे हो, कब जल्दी? कम में ना, कम में ना। तुम्हें मुझे पागल बनाना है, दुनिया में टीचर को बच्चों को पागल बनाना बहुत आसान होता है। कोई भी एग्जाम्पल तो समझ गए, सुनो ध्यान से, अब बात केमिस्ट्री की हो रही है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ले रही हूँ, बर्निंग। बर्निंग कर रहे हैं, किसी चीज को जला रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके पुराने पत्र हो सकते हैं, आप जला रहे हो, पापा के हाथ में लग जाए, तो आप उसको बर्न कर रहे हो और उस कमरे से ऑक्सीजन को पूरा का पूरा मतलब बाहर कर दिया है, पुश करने। आकाश बर्न करने की कोशिश कर रहा है, पेपर पीछे पापा आ रहे हैं इसके, और इसने सारी ऑक्सीजन कमरे से बाहर निकाल दी। पीछे से आयुष ने एक पाइप लेके गया और थोड़ी सी ऑक्सीजन छोड़ दी कमरे में, बिल्कुल बिल्कुल इतनी सी। अब उसके पेपर बर्न तो हुए, पर अभी बर्न होने के लिए सिर्फ मैच स्टिक ही बर्न हुई थी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई इसकी। आप नोटिस करना व्हाट इज हैपनिंग हियर। कंबशन रिएक्शन के एग्जांपल में हम ये समझ पा रहे हैं कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन का सपोर्ट होगा उतना जल्दी बर्निंग प्रोसेस हो जाएगा। यस और नो? और ऐसा ही केस रिएक्टेंट्स में होता है। अब मैं रिएक्टेंट्स की मेन रीजन पर आती हूँ, उस बिरयानी के एग्जांपल को साइड रखते हैं। दीदी तो बर्निंग का था, आपने आसानी से बता दिया। अब आप किसी नॉर्मल रिएक्शन में बताओ जिसमें बर्निंग ना हो रही हो। जैसे ये ले लो, आपको पता है रिएक्शन कैसे होती है? कैसे होती है रिएक्शन? क्या समझते हो आप, रिएक्शन कैसे हो रही होती है? मतलब जादू हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिक्स हो रहा है, क्या हो क्या रहा है? कुछ ऐसा जैसे तुम्हें हमने खुले मैदान में छोड़ दिया और बोला बस घूमते रहो। एक बहुत बड़ा लैंड है जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए। अब क्या होगा कि आप घूमेंगे इधर उधर उधर उधर, तो फिर आपको कोई एक पसंद आएगा, मतलब पसंद आएगा वाली बात अलग है, आपको किसी के साथ रहना अच्छा लगेगा तो आप वहां उससे बात करोगे और आप बॉन्ड बना लोगे।
कुछ ऐसा ही होता है रिएक्शन में भी। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपस में टकराएंगे और उतना ज्यादा चांसेस है कि कोलिजन होगा और बॉन्ड बनेगा। अब इतने बड़े मैदान में बच्चे ही दो हैं, एक इधर खो गया एक इधर खो गया, और जो जज करने वाला है वो मर गया, क्योंकि जब तक उसकी एज थी तब तक वो मिल ही नहीं पाए। तो बस ये ध्यान रखिए, जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में उतना चांसेस है कि वो कोलाइड कर सकते हैं। जितना ज्यादा टकराएंगे और टकराने, ये सारी चीजें ना आगे थ्योरी बनकर आएगी आपके पास इसी चैप्टर में। यू आर गोइंग टू लर्न इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें। तो बेसिकली इतना, रिएक्टेंट्स एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज्ड, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी हमारा प्रोडक्ट उतनी जल्दी बनता है। ठीक, तो फर्स्ट फैक्टर क्लियर हो गया तुम्हें। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में लिखने के लिए आया तो कंबशन ही लिखेंगे आप लोग। करो, पॉज करो, ऑन कर दो। हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के केसेस में हमने क्या पढ़ा कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, कि जितनी ज्यादा आप कंसंट्रेशन रखोगे रिएक्टेंट की उतना ही रेट बढ़ेगा। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा रेट को इंक्रीज ही करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ एक रिएक्शन में होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है, फिलहाल यहाँ पर हम इसको इंक्रीज वाले सेंस में देखेंगे। और टेम्परेचर के केस में आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर एवरेज अगर ये माना जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपका जो रेट है वो डबल हो जाता है। दीदी यही एग्जैक्टली यही क्यों है, ये प्रूवन है। इस पर आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन भी है, पूरा कर्व है, वो भी पढ़ना है। तो ये याद रखना है कि आपके पास एमसीक्यू भी आ सकता है कि हर कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन रेट डबल होगा, और कितने डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। आप टेम्परेचर अकॉर्डिंगली बढ़ाते जाओ। 30 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन रेट 6 है ना, गलत, 8 टाइम्स। तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बट एक्चुअली डबल चल रहा है। 2 का पहले रिएक्शन रेट R था, 10 डिग्री सेल्सियस के बाद 2R हो गया, फिर और 10 डिग्री सेल्सियस के बाद 4R हो गया, तो और 10 डिग्री सेल्सियस के बाद 4 का डबल होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। थर्ड में हम लोग आते हैं। थर्ड फैक्टर मैंने लिखवाया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, कि इजी है। आपके नेचर, आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो रिएक्ट करे। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए, दे आर क्वाइट सुइटेबल टू मेक बॉन्ड्स। अगर आप ऐसे रिएक्टेंट और गलत मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स लिखा, यहाँ पर मैं सिर्फ रिएक्टेंट्स की बात कर रही हूँ। ऐसे रिएक्टेंट्स होने चाहिए जिनमें बॉन्ड्स बने, जिनमें नए बॉन्ड्स बने, पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड्स बने। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रिएक्टेंट्स अनस्टेबल होने चाहिए ताकि वो जल्दी टूट सके, और प्रोडक्ट स्टेबल होने चाहिए ताकि वो जल्दी बन सके। ये याद रखना, रिएक्टेंट्स मस्ट बी अनस्टेबल और प्रोडक्ट मस्ट बी स्टेबल ताकि वो जल्दी फॉर्म हो सके। नेक्स्ट मैंने लिखवाया कैटलिस्ट, राइट। कैटलिस्ट, अगर तुमसे कोई पूछता है ना तो कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के रेट को बढ़ाता नहीं है बच्चों, कभी कभी कम भी करता है। पर अगर हम इस फील्ड की बात करें तो कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली सॉलिड कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। हमेशा कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। सरफेस एरिया जो पॉइंट है ना, इन्होंने अलग से लिखा हुआ है बुक में, मुझे पर्सनली ये चीज नहीं सही लगती, एक्चुअली इसी से लिंक है। सुनो कैसे, क्योंकि अब ये बात मैंने तुम्हें बता तो दी, वहां तक की बातें मैंने सारी एक्सप्लेन करी है, बताया रिएक्टेंट अनस्टेबल होनी चाहिए, प्रोडक्ट स्टेबल होनी चाहिए। ये बात ना मैंने तुम्हें रटने के लिए कह दी एक तरीके से, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। क्यों, मतलब ऐसा पता होना चाहिए क्यों, ऐसा क्या स्पेशल है कैटलिस्ट में। एक्चुअली होता क्या है, अब क्या है कि तुम ध्रुव और मोहित, तुम एक दूसरे को जानने लगे हो, यहाँ पर देयर इज अ प्लेटफॉर्म। तुम्हारी लड़ाई भी हो सकती है, तुम्हारी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, तुम्हारे बीच बॉन्ड नेगेटिव सेंस में ही बन सकता है, पॉजिटिव सेंस में ही बन सकता है। अब अगर ये प्लेटफॉर्म ही नहीं होता, या तुम कभी इससे मिले ही नहीं होते, या तुमने कभी इसको देखा ही नहीं होता, यहाँ पर वैसे रास्ते में रोड पर नजरें मतलब मिल जाती है, कॉन्टैक्ट हो जाता है किसी स्ट्रेंजर से भी, तो हाँ ठीक है। कितने बच्चों को याद है कि आज हमने इतने सारे लोगों को सुबह से अब तक नहीं याद होता, पर हाँ ये जरूर याद है मेरी क्लास में कौन पढ़ता है,
मेरी क्लास में कौन है, ट्यूशन क्लास में कौन है मेरे साथ मेरा पड़ोस कौन है, मेरे पीछे कौन रहता है, आगे कौन रहता है ना, वो सब पता है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, किस किसका जिनका जानना मन होता है उनका तो फ़ोन नंबर भी याद होता है, एड्रेस वेड्रेस सब पता लगा लेते हैं। तो बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, तभी आप बॉन्ड्स बना सकते हो। तो कैटलिस्ट एक तरीके से सरफेस प्रोवाइड करता है। ये वो सरफेस है जिस पर रिएक्टेंट के जो भी तुमने रिएक्टेंट्स लिया, फॉर एग्जांपल अभी पीछे वाले रिएक्शन लिए थे N2 और 3H2, तो वो सरफेस पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस आपस में कंबाइन करेंगी, वरना तो एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस, व्हाई दे कैन नॉट कंबाइन टू गिव यू अमोनियम? They are not combining in the atmosphere because they are not having a suitable platform. Atmosphere में गैसेस ऐसे हैं जैसे आप किसी कुंभ के मेले में हो, आप एक दूसरे को नहीं जानते, बट इन्हीं एटमॉस्फेयर गैसेस को चुरा के अगर मैं किसी कंटेनर में डाल दूं तो मैंने उनको एक परफेक्ट एरिया या परफेक्ट प्लेटफॉर्म दे दिया जहां वो एक दूसरे को जान सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा काम कौन करता है? तो कैटलिस्ट बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है? समझ में आ रही है बात? दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को? लास्ट हमारे पास था, अच्छा सरफेस एरिया का एक और एग्जांपल देते हैं। सरफेस एरिया को मैंने कैटलिस्ट से तो समझा दिया, अब अलग से भी समझाएं। एक रिएक्टेंट है, उसका सरफेस एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसी रिएक्टेंट को मैंने क्या करा, तोड़ के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बना दिए और 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया उसका एरिया। टुकड़े बना दिए, क्या बात कर रहे हो आप? एरिया कम होना चाहिए, बढ़ कैसे गया आपका? सुनो ध्यान से सुनो। वुडन लॉग लिया, एक लकड़ी का पूरा वुडन लॉग, मुझे इसको पेंट करना है तो मैं पेंट कर दूंगी यहाँ से साइड से। अब क्या किया मैंने, इसके पीसेस कर दिए, ये बात समझ रहे, जैसे कॉइन होते सिक्के, ऐसे पीसेस कर दिए। तो हुआ क्या, ये एक हिस्सा था मैंने पेंट किया, पर जब मैंने इसके पीस करे तो अंदर से भी एक हिस्सा निकल कर आया जो उनको पेंट नहीं करना था, पर अब करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया। ब्रेड एग्जाम्पल लो, ब्रेड जब बनती है ना तो पूरा लोफ होता है, पूरा लोफ ब्राउन कलर, सिर्फ वो सरफेस दिखता है जो आपने देखा, पर जब ब्रेड आपके पास पैकेट्स में आती है तो उसके स्लाइसेस कर दिए जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपको स्लाइसेस को देखो तो आप ज्यादा एरिया देख पाओगे क्योंकि हर एक स्लाइस आप उठा रहे हो और आप वो व्हाइट पार्ट भी देख रहे हो। जो पहले वो स्लाइस जब नहीं किया था, कटिंग नहीं की थी, तो वो बस ब्राउन पार्ट देख पा रहे थे, बस कॉर्नर्स। किसी चीज को काटने पर आप उसके सरफेस को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसमें थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन पीस, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द होल पीस which I should be painted now when I cut the log in the coin form. मेरे को अब सारे कॉइन्स को पेंट करना पड़ेगा, मेरा ज्यादा पेंट यूज होगा क्योंकि जो अंदर के एरिया में मैं पेंट नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने काट दिया। काटने के बाद जो एक एक कॉइन निकला मेरे को सबको पेंट करना है। समझ में आई बात तनिष्क, ध्रुव? दोबारा बताओ, पक्का क्लियर? पुष्कर सब बताओ यार, ये वाली बात क्लियर है ना कि कट करने में सरफेस एरिया बढ़ता है सभी को? ठीक है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया किसी चीज का होता है तो सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, वो तो मैंने वहां समझा दिया। तो इसीलिए रिएक्टेंट अगर आपका फाइनली डिवाइडेड है, कभी कभार ये टर्म तुमने देखी होगी अपनी केमिस्ट्री में, फाइनली डिवाइडेड। तो कहीं पर ये टर्म अगर लिखी है फाइनली डिवाइडेड, दैट मींस हमने उस रिएक्टेंट को पोरस कर दिया, छोटे छोटे पोर्स बना, छोटे छोटे। नमक है, नमक सेंधा नमक देखो तो वो एक मतलब नॉर्मली सेंधा नमक अगर हम देखें, ब्रांडेड नहीं, जो खुला मिलता है ऐसे, वो ऐसे ना पहाड़ की तरह उसके छोटे छोटे हमें पत्थर की तरह स्टोन्स मिलते हैं। देखे आपने? रॉक सॉल्ट की बात कर रही हूँ मैं, रॉक सॉल्ट, वही रॉक सॉल्ट जो आपको पहाड़ की तरह टुकड़े मिल रहे हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं। अगर हम उसको मोटर पेसल पता होगा, उसमें ऐसे डाल के कूट दें तो उसके बहुत छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। ऐसे ही रिएक्टेंट को हम मोटर पेसल तो नहीं, किसी और इंस्ट्रूमेंट में बहुत छोटे छोटे दानों की फॉर्म में बना देते हैं ताकि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो जल्दी रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो यही तक था मेरे ख्याल से, लास्ट पॉइंट था नहीं, एक्सपोजर टू रेडिएशन। तुमने बहुत सारी रिएक्शन के ऊपर ना, अभी तो हेलोकेन हेलोरीन भी पढ़ के आए हो, ये देखा होगा लिखा हुआ, क्या होता है ये? Why it is sunlight? Why it is the symbol of sunlight? क्योंकि तुम तोते हो यार,
किया था। एक्चुअली ये सनलाइट क्यों है, क्योंकि हमें प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि फोटोन, क्वांटा, ऐसी चीजें याद है कुछ? हाँ, तो उसने ये रिलेशन दी थी कि जो सनलाइट में एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ H। कभी तुमने रिएक्शन में HNO लिखा हुआ देखा होगा, कभी तुमने UV लिखा हुआ देखा है रिएक्शन के ऊपर, है ना? रिएक्शन के ऊपर लिखी हुई ये रेडिएशन रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है। 110% प्रूवन है ये बात। क्यों रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है? बिकॉज इनके पास जो एनर्जाइज्ड पार्टिकल होते हैं ना, वही चले जाए फ्लैशबैक वापस, तो तुम्हें उसी मैदान में वापस छोड़ दिया मैंने जहां पे तुम्हें एक दूसरे से मिलना है। अब क्या हो रहा है कि तुम धीरे धीरे चल रहे थे ऐसे, पर मैंने ना साइड में राक्षसों को खड़ा कर दिया कि जो बच्चा धीरे चलेगा उसे खा लिया जाएगा। तो तुम तेज तेज चलने लग गए, जल्दी जल्दी जल्दी। अब तुम जल्दी जल्दी जब चल रहे हो तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे ऐसे किसी इंसान तक, उसको जल्दी ढूंढ लोगे जिससे तुम्हें बात करनी है, जिससे तुम्हें बॉन्ड बनाना है। वही तुम ऐसे चल रहे थे आराम से। अब ये एक और एग्जाम्पल, पेपर के पास आते हो ना, एग्जाम के पास, तो तुम्हारा दिमाग ऐसा भागता है ना डर के कारण, यस और नो? तो एक दिन पहले इतने चैप्टर कर जाते हो जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। ऐसा ही कुछ खेल रिएक्टेंट्स के साथ है कि वो बेचारे ऐसे पड़े हैं टेस्ट ट्यूब में, बिल्कुल मरे गए हो जैसे। तो हमने क्या करा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर एनर्जी लेकर आते हैं, तो उनको याद दिलाया जाता है तुम रिएक्टेंट्स हो, तुम बड़े काम के हो, वो एनर्जी देके याद दिलाया जाता है। तो एनर्जी जो हर एक मॉलिक्यूल को मिलती है, तो हर एक मॉलिक्यूल तेज तेज भागता है, जल्दी एक दूसरे से टकराता है और वो कोलाइड करके फटाफट से प्रोडक्ट बनाता है। समझ में आई आपको बात? ठीक है, करो रेड बटन कर दो।